जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था, अब हम एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने 10th लेवल के स्तर पर जो महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, उस अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह अग्र मस्तिष्क के डाईएनसिफेलॉन वाले भाग से जुड़ी हुई रहती है। डाईएनसिफेलॉन वाले भाग से यह अग्र मस्तिष्क के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है और यह प्रमुख रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाले समस्त प्रकार के हार्मोनों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह जो ग्रंथि है, यह पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करती है, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी प्रकार के हार्मोन होते हैं उस पर कंट्रोल करने का कार्य यह करती है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला जो हार्मोन होता है वह कहलाता है इसके अंदर मोचक हार्मोन। इसमें निकलने वाला जो हार्मोन होता है, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाले समस्त प्रकार के हार्मोनों को निर्मोचित करने के लिए, यानी निकलने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। इसलिए इसको मोचक हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन कहां से निकलेगा? यह हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि से निकलेगा। जो सेकंड नंबर पे जो हार्मोन निकलता है उसका बोलता है निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन, यह जो हार्मोन होता है वो इसका मोचक हार्मोन का उल्टा कार्य करता है। निरोधी हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि को जो है वह निष्क्रिय बना देता है या उससे निकलने वाले हार्मोनों में कमी लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार के हार्मोन किसके माध्यम से निकलते हैं? यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है और यह अग्र मस्तिष्क के डाईएनसिफेलॉन वाले भाग से पीयूष जो है यह ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर इस नियंत्रण रखना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है और दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, मोचक हार्मोन एवं निरोधी हार्मोन। इसके बाद में जो हमारे समक्ष आती दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के समीपवर्ती भागों में नीचे की ओर स्थित होती है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इसका एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसका जो पहला भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा वाला भाग होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। दूसरा भाग होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। इसका एक और नाम है, एडिनोहाइपोफाइसिस को कहता है अग्रपाली या अग्र पीयूष ग्रंथि। इसे कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। और जो दूसरा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। इसका जो एक भाग होता है मटर के दाने के समान होता है, दोनों ही भाग ही तो मटर के दाने के समान होते हैं। इसका जो अग्र पीयूष ग्रंथि वाला भाग है उसको कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च पीयूष ग्रंथि वाले भाग को कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसे कहा जाएगा। ये कार्य क्या करती है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वृद्धि कारक हार्मोन के रूप में कार्य करती है। शरीर की वृद्धि और कद बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। यह ग्रंथि प्रमुख रूप से एक हार्मोन स्रावित करती है। एक हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? पिट्यूटेराइन हार्मोन। पिट्यूटेराइन हार्मोन।
यह जो हार्मोन होता है वह हमारे शारीरिक वृद्धि और कद को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि एवं कद बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। और इसके अलावा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इस कारण इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसे अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे पश्च पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करती है? प्रमुख रूप से एक हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। इस हार्मोन का नाम है पिट्यूटेराइन हार्मोन। क्या नाम है इसका? पिट्यूटेराइन हार्मोन। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि और हाइट बढ़ाने यानी कद बढ़ाने की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर की अन्य सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण करने का कार्य करती है, इस कारण से इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर पर जो ग्रंथि महत्वपूर्ण आती है वह है थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद में अब हम अध्ययन करेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह हमारी श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। यह लगभग नाशपाती के आकार की ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि आयोडीन के प्रभाव से यानी आयोडीन तत्व के प्रभाव से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। यह जो ग्रंथि होती है श्वसन तल के दोनों तरफ, श्वसन नली के दोनों तरफ अधर तल में स्थित होती है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, दोनों ओर अधर तल में पाई जाती है। ठीक है, और यह ग्रंथि आयोडीन तत्वों के प्रभाव से, यह ग्रंथि आयोडीन जो कि नमक के अंदर भी पाया जाता है, वनस्पतियों में भी पाया जाता है, आयोडीन तत्वों के प्रभाव से आयोडीन तत्वों के प्रभाव से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। आयोडीन के प्रभाव से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अनेक प्रकार के कार्यों का संचालन करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कई प्रकार के कार्य करता है। इस ग्रंथि की अति सक्रियता के भी अलग परिणाम निकलते हैं और कम सक्रियता के भी अलग परिणाम निकलते हैं। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के परिणामों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अति सक्रियता के प्रभाव। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण कई प्रकार के शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि भ्रूण का विकास तेजी से होने लगता है। भ्रूण का विकास यानी गर्भ में पाए जाने वाला जो शिशु होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण का विकास तेजी से, बहुत तीव्र गति से होता है। सेकंड नंबर की जो चीज है कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का उपापचय तेजी से होने लगता है, तीव्र गति से होने लगता है।
तेजी से होने लगता है। जो तीसरा वाला जो हमारा पॉइंट है, भ्रूण का विकास तेजी से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का विकास जो उपापचय वो तेजी से होने लग जाता है। तीसरा इसमें रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है एवं त्वचा का रंग लाल दिखाई देता है। ये इसके दुष्प्रभाव में है, दिखाई देता है। हृदय की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है इस हार्मोन के प्रभाव से, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो शरीर है वो धीरे धीरे पतला या कमजोर पड़ने लग जाता है, शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है, पड़ने लग जाता है। इसके अलावा इसमें शरीर तो कमजोर पड़ता ही है, साथ ही साथ मानसिक उत्तेजना भी बढ़ने लग जाती है। इसकी अति सक्रियता के कारण से हमारे जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े होकर के बाहर की ओर निकल आते हैं। नेत्र बड़े बड़े होकर बाहर की ओर निकल आते हैं। निकल आते हैं। नेत्रों का बड़ा होना एक रोग का परिचायक है। इस रोग का नाम है नेत्रोत्सेंत रोग, जिससे नेत्रोत्सेंत नामक रोग हो जाता है। नेत्र बड़े बड़े होकर बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, नेत्रोत्सेंत नामक रोग हो जाते हैं। तो एक बार अति सक्रियता के प्रभावों के बारे में एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। मानव तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर अधर तल में पाई जाती है। यह ग्रंथि आयोडीन तत्व के प्रभाव से एक विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है, जिसे अपन थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन की अति सक्रियता से भ्रूण का जो विकास होता है, यानी गर्भ में पाए जाने वाले शिशु का विकास तेजी से होता है। यह जो ग्रंथि होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो उपापचय है वो तेजी से करने लगती है, रक्तचाप को बढ़ा देती है, जिस कारण त्वचा का रंग लाल दिखाई देने लगता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और नेत्र बड़े बड़े होकर बाहर निकल आते हैं, जिसे अपन नेत्रोत्सेंत रोग भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके जो कम सक्रियता के प्रभावों के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता के दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी कम सक्रियता। सबसे पहला तो है इसकी कम सक्रियता के कारण जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम मात्रा में स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। सबसे पहला तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि भ्रूण का विकास धीमी गति से होता है। यानी शिशु का जो वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें सुस्ती आने लगती है, आलस आने लगता है, वह आलस्य आने लगता है। ठीक है। त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है थोड़ा सा और शरीर के अंदर थकावट महसूस होती है, थकावट आने लगती है। और शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है।
वजन तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा उपापचय है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय तेजी से होने लग जाता है। तेजी से होने लगता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय तेजी से होने लग जाता है। और जो अगला है, हृदय की धड़कन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। हृदय की धड़कन एवं रक्तचाप दोनों ही कम होने लगता है, होने लगता है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि थायरोक्सिन हार्मोन की लगातार कमी रहे तो ऐसी स्थिति में हमारा गला सूज करके लटक जाता है, जिसे हम गलगंड या घेंगा रोग भी कहते हैं। गला सूज कर लटक जाता है, इसे गलगंड अथवा इसे गलगंड या घेंगा रोग भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे गलगंड या घेंगा रोग भी कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? उपाय निवारण के लिए आयोडीन युक्त नमक, जिसमें आयोडीन की मात्रा आनुपातिक रूप से बराबर हो, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन इसके अंदर करना चाहिए। और जो समुद्र से प्राप्त होने वाली कुछ वनस्पतियां या जीव जंतु है उसका भक्षण भी हम कर सकते हैं, यानी समुद्र से प्राप्त होने वाले जीवों का जो है वो भोजन के रूप में सेवन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक है आज का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।